ये कहानी किसी गैंगस्टर की नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की है जो एक कैदी से हार चुका है। तारीख 1 फरवरी 2026, समय रात का 12:45। मुंबई का सबसे पॉश इलाका जुहू। 5 राउंड की फायरिंग होती है। शुक्र की बात है कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पूरा शहर, सरकार और प्रशासनिक अमला अलर्ट हो जाता है, क्योंकि इस गोलीबारी का निशाना कोई आम आदमी नहीं था। इसका निशाना था बॉलीवुड का पावर सेंटर, निशाना था बॉलीवुड की रीढ़, सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टरों में से एक रोहित शेट्टी का घर, शेट्टी टावर। गोलीकांड के कुछ समय में ही एक नाम उभर कर सामने आया, और उस नाम से किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये नाम वही था जिसने सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। ये नाम वही पुराना वाला है, लेकिन डर नया बनाने की कोशिश है। ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई। अब सवाल ये नहीं बचा कि गोली किसने चलाई या चलवाई। सवाल ये है कि क्या जेल में बंद आदमी खुली सड़कों से ज्यादा आजाद हो सकता है? अगर आपको लगता है कि जेल में बंद आदमी बेबस होता है, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी एक अपराधी की नहीं है, ये कहानी सोच की है जो जेल से भी आजाद है। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल एपिसोड क्राइम किस्सा। क्राइम किस्सा के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर कैसा है, और पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र नेता देश ही नहीं दुनिया का खतरनाक गैंगस्टर कैसे बना। सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, या सलमान खान, गिप्पी ग्रेवाल और एपी ढिल्लों के घर की फायरिंग, कैप्स कैफे को निशाना बनाना हो, सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस एंड कंपनी की कहानी किसी एक अपराध की नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र की कहानी है जिसमें नाम, डर और ताकत धीरे धीरे इंसान से बड़ा हो जाता है। क्या आपने बालकरण बरार का नाम सुना है? नहीं? तो चलिए मैं बताता हूँ। ये कोई और नहीं, ये है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस ने ये नाम स्कूल के दिनों में ही अपना लिया था। शायद तब वो ये नहीं जानता होगा कि ये नाम एक दिन भारत ही नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका और कई दूसरे देशों में पुलिस की फाइलों में दर्ज होगा, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के आरोप पत्रों में उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम जैसे भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से की जाएगी। चार्जशीट में NIA ने साफ लिखा कि 1 दशक से अधिक समय तक जेल में बंद रहने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि उल्टा ज्यादा मजबूत और ज्यादा खतरनाक हो गया है। एक ऐसा नेटवर्क जिसे वो अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे से कंट्रोल करता है, जबकि बाहर की दुनिया यानी कि आप और हम यही मानकर चलते हैं कि जेल किसी क्रिमिनल को रोक सकती है। चलिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जिससे आप इस गैंग की पहुंच को समझ पाएंगे। 2021 में दिल्ली पुलिस एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने गई थी, पर जब वो मोहम्मद शाहरुख की तलाश में पंजाब के संगरूर इलाके के एक गांव में पहुंचती है, तो उन्हें यह जानकर झटका लगता है कि जिस शाहरुख को किसी अंडरग्राउंड ठिकाने में छिपा होना चाहिए था, वो एक घोड़े की नीलामी में हिस्सा लेने गया हुआ है। और यही वो पल था जब पुलिस को एहसास हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग किस हद तक कॉन्फिडेंस और ओपनली काम करता है। उस नीलामी में एक डेरा प्रमुख ने 95 लाख रुपए की बोली लगाई थी, जबकि दूसरी सबसे ऊंची बोली लगाने वाला अभिनेता सलमान खान का आदमी था। तब पता चला कि वो लोग सलमान खान को मारने के लिए वहां गए थे, पर सलमान खान वहां आए ही नहीं, और उनकी गैर मौजूदगी में शाहरुख ने मौके का फायदा उठाते हुए विनिंग बोली लगाने वाले बाबा पर फोकस किया और कथित तौर पर उससे 1 करोड़ रुपए की उगाही कर ली। अब आप सोचिए कि एक आदमी किसी दूसरे को मारने गया है, पर अगर वो नहीं आया है तो किसी और को लूट लेता है। बिल्कुल फिल्मी सीन है ना? और यहीं से पुलिस को भी पहली बार अंदाजा हुआ कि बिश्नोई गिरोह सलमान खान की गतिविधियों पर कितनी बारीकी से नजर रख रहा है। अब सलमान खान वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए पहले अब मैं इस पूरे गिरोह, मतलब कि ये अपराध वृक्ष को आपको अच्छे से समझाता हूं। तो इसमें पहला नाम है गोल्डी बरार का, जिसे होम मिनिस्ट्री ने भी आतंकवादी घोषित किया है। सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में 54 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 24 तो जबरन वसूली से जुड़े हैं। और ये जानकारी हाल ही में चंडीगढ़ जिला अदालत में NIA के तरफ से दायर आरोप पत्र में सामने आई थी। NIA ने खुलासा किया कि बरार बहुत बड़ा अपराधी है,
और आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता है। और गोल्डी बरार पर अपना गैंग चलाने के लिए बिजनेसमैन से हफ्ता वसूली का आरोप है। गोल्डी बरार पर पहला केस 2012 में फरीदकोट में आर्म्स एक्ट और मारपीट के आरोप में दर्ज किया गया था, पर बाद में उसे बरी कर दिया गया। गोल्डी बरार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी सहयोगी रहा है और वो मेनली तब चर्चा में आया जब उसने फेसबुक पोस्ट के जरिए पंजाबी फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसने लॉरेंस के सहयोगी बिक्की मुदुखेरा की हत्या में मूसेवाला के हाथ होने का हवाला दिया था। बरार ने ही बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को निशाना बनाने की बात भी कही थी। उसका हाथ रैपर हनी सिंह को जान से मारने वाली धमकी वाला जो वॉइस नोट गया था उसमें भी था। इसके बाद नाम आता है रोहित गोधरा का। मेनली बीकानेर का रहने वाला गोधरा 2010 में अपराध की दुनिया में आया। इन 15 सालों में कम से कम 32 मामलों में वांटेड है। उसने हाल ही में राजस्थान के 2 बड़े बिजनेसमैन से 5 करोड़ और 17 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। आपको बता दूं कि ये वही रोहित गोधरा है जो पिछले साल राजस्थान में करनी सेना के प्रमुख सुखदेव गोगामेडी की हत्या की साजिश रचने में भी जिम्मेदार था। गोधरा को आखिरी बार पुर्तगाल और अजरबैजान के बीच जाते हुए देखा गया था और संदेह है कि वो 2022 में डंकी मारकर अमेरिका भाग गया। डंकी पता ही होगा आपको, वही जो बिना पासपोर्ट के किसी और रूट से, मतलब जो लीगल रूट नहीं है उसको छोड़कर इनलीगल तरीके से किसी दूसरे देश में जाते हैं। पर उसके बाद इंडिया के रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने गोधरा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। रोहित गोधरा पर ही सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की साजिश रचने का भी संदेह है और साथ में रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप भी उस पे है। इसके साथ गोधरा 2022 में सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहर की हत्या का मुख्य आरोपी है। अगला नाम है काला जठेडी का। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला काला जठेडी उर्फ संदीप झंझरिया 12वीं पास करने के बाद केबल ऑपरेटर के तौर पर काम करता था, पर इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। हालांकि शुरू में केवल चैन स्नैचिंग या फिर छोटे मोटे अपराध करता था, लेकिन जल्द ही उसकी हत्या के मामले में संलिप्तता की भी खबरें आने लगी। वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कई हत्या, अपहरण, डकैती, फिरौती और जमीन हड़पने के मामले में आरोपी है। वो पहली बार 2004 में जेल गया था। इसके बाद जनवरी 2020 में भंडोसी जेल में बंद रहने के दौरान उसकी पहचान उसके बचपन के दोस्त राजू बसोदी की हेल्प से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा से हुआ। गैंगस्टर जखेड़ी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जबरन वसूली के कई मामलों में भी शामिल था। काला जखेड़ी एक बार हरियाणा पुलिस की हिरासत से भाग चुका है। इस तरह इसके बाद और भी कई सारे नाम हैं, जैसे अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु जो लॉरेंस का अपना भाई है, कपिल सांगवान जो अभी अपने परिवार के साथ यूके में रहता है। अब इस गैंग के काफी लोग बाहर रह रहे हैं, पर इनका दबदबा अभी भी पूरे देश में है। 12 अक्टूबर 2024 को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, जो सलमान खान के करीबी दोस्त थे, इससे इन लोगों ने इस बात का संकेत दिया कि यह टकराव अब केवल धमकियों तक सीमित नहीं रहा है। 6 जून 2022 को लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर के कनाडा की तरफ से लगाए गए उन आरोपों तक कि भारतीय सरकार के एजेंट कनाडाई धरती पर आतंक फैलाने के लिए बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक ऐसा आरोप है जिसे भारत ने सिरे से नकार दिया था। और इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ये आदमी खुद 2014 से जेल में बंद है। लॉरेंस को राजस्थान के सालसर बालाजी मंदिर जाते समय एक पुलिस चौकी पर गिरफ्तार किया गया, तभी से वो सलाखों के पीछे है। आज वो साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन एनआईए का दावा है कि जेल उसकी सीमाएं अभी तक तय नहीं कर पाई है। ठीक वैसे ही जैसे कभी दाऊद इब्राहिम ने विदेश में बैठकर भारत में अपराध चलाए थे। अब यहाँ मुद्दा आता है कि दाऊद इब्राहिम से लॉरेंस की तुलना क्यों की जा रही है, क्योंकि एक टाइम था जब दाऊद इब्राहिम का पूरे भारत पर दबदबा था। अभी भी कुछ इलाकों में, बॉलीवुड्स में कुछ इलाकों में आप देखते हैं कि दाऊद इब्राहिम का दबदबा वैसा ही है। आज भी कई सारे जर्नलिस्ट का ये कहना है कि आप दाऊद का नाम लेकर बॉलीवुड में कुछ भी करवा सकते हैं। लॉरेंस भी कुछ उसी तरह के रास्ते पर है। वो हमेशा बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को धमकाता है, जैसे सलमान खान, हनी सिंह और अभी रोहित शेट्टी वाला मामला। दाऊद भी देश से बाहर रहकर उसके गुर्गे देश में काम कर रहे थे, उसका खौफ फैला रहे थे। और ठीक वैसे ही लॉरेंस जेल में बंद है, पर उसके लोग बाहर लॉरेंस के नाम से काम करते हैं।
लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से बैठकर एक संगठित आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। करीब 700 सदस्यों वाला गिरोह, जिसमें से 300 तो अकेले पंजाब से हैं। पर चलिए, जब मैं इतना कुछ बता ही रहा हूं तो आपको लॉरेंस की कहानी भी शुरू से बताता हूं। नाम को लेकर के भी कई कहानियां हैं। बालकरन बरार से लॉरेंस बिश्नोई बनने की कहानी, जिसे उसने स्कूल के दिनों में अपनाया। उसके हिसाब से यह नाम उसकी बुआ ने सुझाया था, क्योंकि लॉरेंस नाम बेहतर लगता था और क्योंकि वो बचपन में बहुत सुंदर था, तो इसीलिए उसका नाम उसकी बुआ ने लॉरेंस रखा। लेकिन यही नाम आगे चलकर डर, रुतबे और हिंसा का प्रतीक बन गया। एक ऐसा परिवार जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, जिसके पास करीब 110 एकड़ की जमीन है, जिसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, जहां महंगी गाड़ी, कपड़े, जूते आम बात है। और आज भी परिवार जेल में बंद लॉरेंस पर सालाना 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। एनआईए की रिपोर्ट बताती है कि 2008 में पंजाब विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति ही वो मोड़ थी जिसने लॉरेंस को अपराध की दुनिया में धकेला। कानून की पढ़ाई के दौरान लॉरेंस जब पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन SOPU से जुड़ा, और तभी से झगड़े, फायरिंग, कार जलाने जैसी घटनाएं उसकी पहचान बनने लगी। पुलिस के रिकॉर्ड के आधार पर 2008 से उसके खिलाफ दर्ज 84 मामलों में से 18 मामले उसी कॉलेज टाइम के हैं। और वहीं पर उसकी दोस्ती संपत नेहरा, वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा, सतविंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार, अमनदीप मुल्तानी जैसे लोगों से हुई, जो आगे चलकर उसके गिरोह की रीढ़ की हड्डी बनी। जेल में उसकी मुलाकात रंजीत दुपला जैसे हथियार सप्लायर से हुई, जिसने उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कनेक्शन से जोड़ा। और जमानत पर बाहर आने के बाद भी वो कॉलेज चुनावों और हिंसक राजनीति में उलझा रहा। 2010 में SOPU के अध्यक्ष पद पर चुनाव हारने के बाद उस पर हमला करने का आरोप लगा, जिसमें उसे हिरासत में लिया गया। और 2011 में फिर से जमानत पर छूटकर उसने चुनाव लड़ा और इस बार वो जीत गया। 2012 में उसने पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की, लेकिन तब तक हिंसा जो है वो उसकी राजनीति का हिस्सा बन गई थी। 2013 में एक उम्मीदवार की हत्या का आरोप भी उस पर लगा, पर वो फरार हो गया। और 2014 में मंदिर यात्रा के दौरान गिरफ्तारी ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए जेल से जोड़ दिया। इसके बावजूद 2015 में अदालत से फरार होना, चचेरे भाई की हत्या का बदला लेने की बातें, और फिर फाजिकला से दोबारा गिरफ्तारी। इसके बीच उसका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो आपने देखा होगा, जिसमें वो सरेआम ये कह रहा है कि वो सलमान खान को उसी धरती पर मारेगा जिस पर उसने काले हिरन को मारा था। बिश्नोई समाज में काले हिरन की बहुत मान्यता है और इसी को लेकर के वो सलमान खान से रंजिश रखता है। अब कहानी कुछ और भी हो सकती है, पर तर्क तो यही दिया जाता है। इन सब के बीच जेल के अंदर गोल्डी बरार ने एक गिरोह संभाला। संपत नेहरा और काला जठेदी जैसे नाम जुड़े। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में 30 से अधिक हत्याएं हुई। तो इस पर कई सारे सवाल उठते हैं। इन सब के छींटे भारत सरकार पर भी पड़ते हैं। कनाडा सरकार का कहना है क्योंकि लॉरेंस PM नरेंद्र मोदी के गृह राज में बंद है, इसीलिए सरकार उनको अपराध करने की आज़ादी देती है। बदले में भारत सरकार उससे अपना काम करवाती है, मतलब कि वही पॉलिटिकल मर्डर वगैरह। पर यह सब आरोप है, इन बातों का कोई भी प्रूफ नहीं है। उसका दविंदर भैया जैसे गैंगस्टर से भी खूनी संघर्ष चल चुका है। सुरक्षा शुल्क, अब मैं आपको सुरक्षा शुल्क बताता हूँ। सुरक्षा शुल्क, इसको ये शब्द जो है अपने आप में एक डेफिनेशन करता है कि हम आपको सेफ्टी देंगे, उसके बदले में आपसे शुल्क लेंगे। वही लॉरेंस भी कुछ लोगों को देता है। इसके साथ कबड्डी खिलाड़ियों तक वर्चस्व की लड़ाई हुई। पर 2021 में लॉरेंस ने पुलिस को कहा कि वो अपराध छोड़कर शांत जीवन जीना चाहता है। पर फिर से 2023 में वही आदमी ये भी कहता है कि वो एक दिन देश का नंबर 1 अपराधी बनना चाहता है। और शायद यही लाइन उसकी पूरी मानसिकता को बयां करती है। एक ऐसा इंसान जो जेल में रहते हुए भी आज़ाद है, क्योंकि उसका डर सलाखों से बाहर भी है। और यही डर लॉरेंस एंड कंपनी को सिर्फ एक गैंग नहीं, बल्कि एक चलता फिरता आतंक बना देता है। एक ऐसी कहानी जो ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या किसी अपराधी को रोकने के लिए सिर्फ जेल काफ़ी है, या उस सोच को तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो उस जेल ने उसे और भी बड़ा बना दिया है। वैसे तो लॉरेंस की कहानी यहीं ख़त्म होती है, पर और कहानियाँ हैं लॉरेंस को लेकर के, जो हम आपको आगे आने वाले एपिसोड में बताएंगे। पर अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को। तब तक के लिए नमस्कार।